प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे ऋण पत्रों का शोधन भाग द्वितीय। पिछली बार हमने देखा था शोधन का अर्थ और शोधन के ऊपर की जाने वाली प्रविष्टियाँ और एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को हमने देखा था किस तरह से शोधन जो है किया जाता है। आज हम देखेंगे शोधन की विधियों के अंदर कि रिडेम्पशन फंड बना करके या सिंकिंग फंड बना करके ऋण पत्रों के शोधन के लिए राशि की उपलब्धता किस प्रकार कराई जाती है। यहाँ हमें देखना होगा कि ऋण पत्र 5 वर्षों के लिए या 10 वर्षों के लिए एक निर्धारित अवधि के लिए जारी किए जाते हैं और प्रतिवर्ष कंपनी उनके ऊपर ब्याज देती है। और हम देखते हैं कि जब इनका शोधन होता है तो शोधन पे दी जाने वाली राशि एक बड़ी राशि होती है। उसका प्रतिवर्ष हमें एक राशि पीएनएल से निकालनी पड़ती है ताकि हर पीएनएल के ऊपर समान भार पड़े। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक विधि है जिसके अंदर एक सिंकिंग फंड, डेडिकेटेड सिंकिंग फंड बनाया जाएगा। सिंकिंग फंड का तात्पर्य होता है कि कोई भी वस्तु को पूर्ण रूप से वो कवर कर ले। जैसे मान लीजिए उसको पहले साल में उसको इतनी राशि, दूसरे साल में उसको इतनी राशि और तीसरे साल में इतनी राशि, चौथे साल में वो पूर्ण रूप से उसको उसकी कॉस्ट को रिकवर कर ले। तो ऐसे 4 फेजेस के लिए हम ये कह सकते हैं कि सिंकिंग फंड तैयार किया जाता है। प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में निकाली जाती है और शोधन के लिए फंड में एकत्र की जाती है। इन एकत्र फंड्स का व्यवसाय से बाहर विनियोजित कर दिया जाता है तो उसे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे इस विधि के अंदर 2 प्रमुख खाते हमारे सामने होंगे। एक सिंकिंग फंड अकाउंट जिसे प्रतिवर्ष पीएनएल में से राशि जो है निकाल करके इस फंड में डालना होगा और इसके बाद जो फंड जो होगा वो लायबिलिटी साइड में दर्शाया जाएगा। जब हम इस पैसे को ले करके बाजार में जाएंगे और उसे प्रतिभूतियों विनियोजित कर देंगे तो उसे हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का नाम देंगे और वो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारा एसेट साइड के अंदर प्रदर्शित होगा। तो सिंकिंग फंड अकाउंट अलग है और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो संपत्ति को प्रदर्शित करता है, उन विनियोग को प्रदर्शित करता है जो प्रतिभूतियों में या अन्य किसी प्रकार से कंपनी ने विनियोग की है और ये इसी का प्रतिनिधित्व करता है। ये राशि निकाली गई है लाभों में से और इसे विनियोग किया गया है। तो संक्षेप में अगर हम बैलेंस शीट में अगर दिखाना चाहें तो हम भी देखेंगे कि आपकी सिंकिंग फंड इधर होंगे और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो होगा वो विनियोग इस तरह से इसके सामने प्रदर्शित किए जाएंगे। शोधन के वर्ष में विनियोग को भेज दिया जाता है। जब शोधन का वर्ष आ जाता है, जो तीसरा, 5वां, 7वां, 10वां वर्ष जैसा भी जितने भी वर्ष के लिए हमने डिबेंचर जारी किए थे, अंतिम वर्ष में हम विनियोग नहीं करेंगे। अंतिम वर्ष में विनियोग क्यों नहीं किया जाए? क्योंकि इस वर्ष हमें राशि की आवश्यकता होगी तो विनियोग नहीं करके हमें उनको बेच देना है। विनियोग को बेच दिए जाएंगे और शोधन हेतु जितना पैसा इकट्ठा होगा उससे हम शोधन कर देंगे। शोधन के विनियोग से होने वाली लाभ हानि को सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देता है। इसके ऊपर विनियोग को बेचने जो भी लाभ अथवा हानि हुआ है उसको सिंकिंग फंड के अंदर भेज दिया जाएगा ताकि पता चले कि लाभ सामान्य लाभ से अलग है। ये सिर्फ लाभ जो है सिंकिंग फंड के कारण उत्पन्न हुआ है या हानि इस सिंकिंग फंड कारण उत्पन्न हुई है। यह मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सिंकिंग फंड और रिडेम्पशन फंड एक ही है। शोधन के लिए प्रयुक्त जो फंड बनाया जाता है उसको सिंकिंग फंड बोलते हैं। यूजुअली रिडेम्पशन फंड जो है इसके लिए सबसे सर्वोपयुक्त वर्ड है क्योंकि सिंकिंग फंड तो एसेट्स के लिए भी बनाया जा सकता है या किसी भी राशि, किसी भी दायित्व के भुगतान के लिए, संपत्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए सिंकिंग फंड बनाया जा सकता है। कि दोनों नाम इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। मैं एक छोटा एग्जांपल लेके आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ऋण पत्रों का शोधन किस प्रकार से कहते हैं। मान के चलते हैं कि 1 जनवरी 2015 को 6% डिवेंचर्स एक्स लिमिटेड ने $3,000 जो ऋण पत्र थे 100 रुपये वाले यानी कि 3 लाख रुपए के निर्गमित किए। ये ऋण पत्र जो है 3 वर्ष पश्चात शोधनीय है।
प्रतिवर्ष एक निश्चित धनराशि पे एंड एप्रोप्रिएशन से निकाली जाती है, यानी हम लिख सकते हैं 1,00,000 रुपए पर एनम, जैसे हमने प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकाली जाती है, जिसे 10% प्रतिभूतियों में विनियोग कर दिया गया। अंतिम वर्ष में अर्थात तीसरे वर्ष विनियोग 2,40,000 रुपए भेज दिए गए। सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट व 6% डिबेंचर अकाउंट बनाइए। यहाँ हम वापस एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल है, एक्स लिमिटेड ने 1 जनवरी 2015 को 6% डिबेंचर 3,00,000 रुपए के अंकित मूल्य के निर्गमित किए, 3 वर्ष, जो कि 3 वर्ष बाद शोधनीय है। 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष पीएल एप्रोप्रिएशन से निकाले गए, जिसे 10% प्रतिभूति में विनियोग कर दिया गया। अंतिम वर्ष यानी तीसरे वर्ष में विनियोग 2,40,000 बेचे गए। सिंक फंड अकाउंट, सिंक फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट और डिबेंचर अकाउंट बनाइए। तो हम यहाँ देखेंगे कि अगर हमें 6% डिबेंचर अकाउंट बनाना हो तो हम देखेंगे कि 1 जनवरी 2015 को जो राशि प्राप्त हुई थी तो हमने लिखा था बैंक अकाउंट डेबिट निर्गमित की, 3,00,000 रुपए के डिबेंचर हमको मिले थे। और वर्ष हम अगर कहा जाए 1 जनवरी 2015 को, और प्रतिवर्ष खाते अगर कहा जाए आपसे 31/12 यानी 31 दिसंबर को पुस्तकें बंद की जाती है। तो हम ये देख के चलेंगे 31 तारीख को 31/12/2015 को यहाँ बैलेंस सीडी हो जाएगा 3,00,000 रुपए का। फिर हम देख लेंगे, क्योंकि डिबेंचर का भुगतान 3 वर्ष बाद तक करना चाहिए, तो इसी तरह से बैलेंस इसका कैरी डाउन होता रहेगा। 1/1/16 को बैलेंस ब्रॉड डाउन 3,00,000 रुपए, और इसी तरह से 31/12/2016 को हो जाएगा बैलेंस कैरी डाउन अगेन 3,00,000 रुपए। ये हमें खाता बाद में बनाना चाहिए था, पर फिर आपको ये बताने के लिए आप पूरा कंसंट्रेट अपने सिंकिंग फंड पे कर पाए। डिबेंचर अकाउंट इसी तरह से जब राशि प्राप्त की थी, जब तो बैंक से आया था, बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, जब तक इसका शोधन नहीं होता तो डिबेंचर अकाउंट जो थे वो इसी रूप से पुस्तकों में प्रदर्शित किए जाते रहेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि डिबेंचर अकाउंट तो बन जाएगा, शोधन होते समय इसकी बैंक की एंट्री जब प्राप्त करने पर बैंक हमने बैंक अकाउंट डिबेंचर किया था तो भुगतान करते हुए डिबेंचर टू बैंक कर देंगे, और इस प्रकार से डिबेंचर का शोधन हो जाएगा। शोधन की प्रविष्टि हम देख चुके हैं पहले, पर अभी हम ये देखेंगे कि सिंकिंग फंड अकाउंट और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट किस प्रकार से तैयार किए जाएंगे। ये हम सरलता की दृष्टि से इसमें हम डेट वगैरह हम नहीं लगा रहे,
हम देखते हैं प्रथम वर्ष में सिंकिंग फंड के अंदर राशि हस्तांतरित की जाएगी जब 1 जनवरी को डिबेंचर जारी किए गए थे। तो 31 तारीख को जब वर्ष समाप्त होगा तो 31 तारीख को हम लिख देंगे 31/12/2015 को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से राशि निकाल ली जाएगी। इस प्रश्न में कहा गया 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष पीएनएल एप्रोप्रिएशन से निकाला गया तो राशि निकालने की एंट्री हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दिया गया और इस तरह से पहले वर्ष का अवसान हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 31/12/2015 को बैलेंस सीडी 1 लाख रुपए पीएनएल से निकाले और सिंकिंग फंड में डाले और इस तरह से सिंकिंग फंड यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। सिंकिंग फंड के अंदर बैलेंस पीएनएल से निकाल के डाल दिया गया है 1 लाख रुपए और पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस जो है वो कम हो चुका है। अब इस पैसे को 31 तारीख को या 1 तारीख को जैसा होती सब 31 तारीख को भी इन्वेस्ट किया सकता है और 1 तारीख को भी हम देखेंगे 31 तारीख को पैसा निकाला है 1 तारीख को हम विनियोग करने जाएंगे तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये हमने देख चुके हैं, ये हमारा दायित्व है और ये हमारी संपत्ति है। इस तरह से हम संपत्ति विनियोग को परचेज करने जिसका नाम है 10% की प्रतिभूति, इसका नाम हो जाएगा 10% सिक्योरिटीज और 10% सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ लिख देंगे टू बैंक 1 लाख रुपए और ये हमारा ये 1 जनवरी को हम करते हैं 1 जनवरी 16 को। इस तरीके से हमने देखा कि पैसे निकाले गए सिंकिंग फंड अकाउंट से और विनियोग कर दिए गए सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर। इस तरह से यहाँ जो बैलेंस सीडी था वो बैलेंस भी ले जाएगा 1/1/16 को बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपए। ये पहले साल की बात थी और इसके बाद में हम ये देखेंगे कि सिंकिंग फंड की राशि में विनियोग कर दिया गया और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर विनियोग कर देने के बाद सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको वर्ष के अंत में बैलेंस निकालना पड़ेगा। 31/12/2016 को ये बैलेंस दिखाया जाएगा बैलेंस सीडी 1 लाख रुपए। और जब वर्ष समाप्त होगा आपका 31 तारीख का तो 31 तारीख को यहाँ पे 31/12/2016 को सिंकिंग फंड पे ब्याज मिलेगा क्योंकि इसका नाम 10% है, यानी 10% 1 लाख रुपए के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा जिसके एंट्री की जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट और बैंक टू इंटरेस्ट बैंक ऑन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देयर इज अ करेक्शन। बैंक का जो ब्याज मिला है बैंक ऑन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो होगा इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो होगा वो सिंकिंग फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से इंटरेस्ट को अगर हम डायरेक्ट एंट्री करना चाहें तो लिख देंगे बैंक ऑन डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। तो यहाँ हम लिख देंगे बैंक अकाउंट। ये बैंक की राशि जो है ब्याज की राशि है, इसके ऊपर 10% हमें मिलेगा। कुल हो गए आपके 1,10,000 इंटरेस्ट के। और जैसे पिछली बार आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन निकाला था 31/12/2016 को पीएनएल एप्रोप्रिएशन से भी आप राशि निकाल लेंगे 1 लाख रुपए की। इस तरह से हम ये देखेंगे कि पिछला बैलेंस 1 लाख था, इस वर्ष के अंत में आपके पास 1,10,000 हुआ है। अब आप फिर इस बार जब जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो 1,10,000 रुपये लेके जाएंगे। 1 लाख आपको पीएनएल से निकाला है, 10,000 जो आपको ब्याज मिला है, इसे बोलते हैं संचयी रिडेम्पशन फंड या क्यूमुलेटिव रिडेम्पशन फंड, और क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यदि
असंचयी सिंकिंग फंड होता है तो उसमें ब्याज की राशि को विनियोजित नहीं किया जाता, और जब संचयी होता है तो ब्याज की राशि को विनियोजित किया जाता है। तो हम देखते हैं आगे जो बैलेंस आएगा, 1,17 बैलेंस बीडी, पिछला वाला बैलेंस 1 लाख था, और इस बार फिर हम बैंक करेंगे, बैंक 1 तारीख को। अब हम ये दोनों राशियां लेके जाएंगे, 1 लाख और 10,000, 1,10,000, तो कुल हमारे पास बैलेंस हो जाएगा 2,10,000, और यहाँ भी हमारा टोटल हो जाएगी 2,10,000। इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट ही निकल जाएगा दूसरे साल का। बैलेंस सीडी 31/12/16, 2,10,000। यह हम बैलेंस निकाल देंगे 31/12 2017। बैलेंस सीडी हो जाएगा आपका 2,10,000। अब हम देखेंगे कि हमारा जो तीसरा वर्ष है, 1/1/18 बैलेंस बीडी 2,10,000, 1 जनवरी को निर्गमित किए थे 3 वर्षों के लिए, यानी 15, 16 और 17। इस प्रकार हम हमारे दोनों खातों का शेष आगे ब्रॉड डाउन कर लेंगे। ये आपकी तिथि आ जाएगी 1 जनवरी 2018, बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,10,000 रुपये। यह सिंकिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, और इसी तरह सिंकिंग फंड अकाउंट के अंदर हम देखेंगे 1 जनवरी 2017, यह दोनों में फर्क जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि 2015 को ऋण पत्र जारी किए गए, 1 साल, 3 वर्ष बाद शोधन करना था, 3 वर्ष बाद, यानी कि 2015 में डिबेंचर पूरी यूज हुए, 2016 के अंदर और 2017, तीनों वर्षों में हमने सिंकिंग फंड से पैसा निकालना है, और 3 वर्ष की समाप्ति के पश्चात हमें 1 जनवरी 18 को इसका भुगतान करते हैं, 3 वर्ष पश्चात। हम ये देखेंगे कि हमने विनियोग प्रतिवर्ष किए हैं, और ये हमारी स्थिति है 17 की, और 17 में हमें 31 तारीख को 31/12/2017 को वर्ष के अंत में हमें इसमें जो ब्याज की राशि मिलेगी वो इसके ओपनिंग बैलेंस में मिलेगी 2,10,000 के ऊपर 10%। पहले 1 लाख का विनियोजन किया गया था, दूसरी बार 1,10,000 का और विनियोजन किया था, कुल बैलेंस जो था 2,10,000 था, तो 2,10,000 हमारे विनियोजित किए हुए, इनके ऊपर हमें ब्याज जो मिलेगा 10% से 21,000 रुपये ब्याज मिलेगा। और जैसा हमने बोला 3 वर्ष हमें एप्रोप्रिएशन करना है, तो पहले बार पी एंड एप्रोप्रिएशन निकाल चुके हैं, दूसरी बार निकाल चुके हैं, तो तीसरी बार भी हमको निकालना पड़ेगा, पी एंड एप्रोप्रिएशन से हमको बैलेंस निकालना पड़ेगा 1 लाख। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि तीसरे साल तक जो हमारी कुल राशि थी 1 लाख रुपये हमने एप्रोप्रिएशन से निकाले, और 21,000 रुपये ब्याज है, जो कि संचयी क्यूमुलेटिव रिडेम्पशन फंड है, तो इसलिए हम 1,21,000 रुपये लेके बाजार में जाके विनियोग कर सकते हैं। पर चूंकि हमने देखा है कि 17 तक ही हमें विनियोग को काम में लेना था, डिबेंचर्स काम में लेना था, इसके पश्चात शोधन करना था, तो 1 जनवरी 18 वो तिथि है जब 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 1 वर्ष जो दिसंबर को हमने पीएल से राशि निकाली थी, विनियोग हमने निश्चित रूप से 1 जनवरी को किया था, फिर 1 जनवरी 17 को किया, 1 जनवरी 18 को हमको नहीं करना कि 1 जनवरी 18 जो है वो शोधन का समय है। इस तरीके से इस बार हमको बैंक में राशि नहीं डालेंगे। इसके विपरीत अंतिम वर्ष में विनियोग को 2,40,000 भेज दिया गया था, लिख देंगे बाई बैंक, विनियोग भेज दिए गए 2,40,000 रुपये में, और इस पे होने वाला लाभ हुआ आपको 30,000 रुपये। ये सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैंने बताया था आपको कि इससे होने वाली लाभ अथवा हानि को सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से 2,40,000 रुपये
सिंगिंग फंड से प्राप्त होने वाली राशि जो है सिंगिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। सिंगिंग फंड विनियोग खाता बंद हो गया है। यदि 1 जनवरी को नहीं करके 31 तारीख को ही करना होता तो हम यहाँ पे भी तीसरे वर्ष को 17 में एट द एंड ऑफ द ईयर हम करके इसका भुगतान इसको नहीं बेच सकते थे। इससे प्राप्त होने राशि को हम सिंगिंग फंड में ट्रांसफर कर सकते थे। इन दोनों स्थितियाँ आपके सामने तीसरे वर्ष के बाद अगर अगले दिन भुगतान करना हो तो ये ज़्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो लाभ सिंगिंग फंड से सिंगिंग फंड में ट्रांसफर किया गया है तो हम लिख देंगे सिंगिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये जो लाभ हो गया है आपका 30,000 रुपये। इस तरीके से हम ये देखेंगे कि बैलेंस जो था ये बैलेंस हम लाभ वाली स्थिति जो है अगले वर्ष में 1 जनवरी को ट्रांसफर किया हम इसकी टोटल कर लेंगे तो 3,31,000 यहाँ लिख देंगे 3,31,000 बैलेंस CD 31/12/2017। अभी आ जाएंगे आपका बैलेंस आ जाएगा 1 जनवरी 2018 को बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,31,000 और यहाँ पे अब आप 1 तारीख वाला जो शेष है 1 तारीख को जो आपको बेचा है विनियोगों से होने वाली जो राशि है 1 जनवरी 2018 को सिंगिंग फंड से राशि जो लाभ प्राप्त हुआ है आपको सिंगिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000 रुपये यहाँ पे सिंगिंग फंड अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कुल टोटल लगेगा 3,61,000 रुपये यहाँ पे। अगर वर्ष में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो 3,61,000 रुपये का शेष आपका बैलेंस CD पड़ा रहेगा जो कि 31/12/18 के बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम 1 जनवरी 16 इस तरह बैलेंस CD हो 31/12/16 फिर 1 जनवरी 17 बैलेंस BD 3 लाख रुपए और ये भी क्लोजिंग भी हो जाएगा 31/12/2017 बैलेंस CD 3 लाख रुपए। जब तक शोधन नहीं होगा तब तक हम बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन करते रहेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि 1 जनवरी 2018 को ही आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख रुपए और अब हमारे पास पर्याप्त राशि उपलब्ध है जो हमने विनियोग को बेच करके और हमारे पास पड़े हुए साधनों जो प्रतिवर्ष हम 1 लाख रुपए निकालते हैं और ब्याज भी प्राप्त करते हैं उसकी राशि से हम यहाँ पे अब लिख देंगे टू बैंक 1 जनवरी 2018 को यानी 17 को 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 18 को यहाँ पे हम इनको 3 लाख रुपए भुगतान कर देंगे। यहाँ ये बात भी समझने योग्य है कि यदि ये ऋण पत्र प्रीमियम पर शोधनीय होते अगर यहाँ दे रखा होता कि ये 10% प्रीमियम पर शोधनीय है तो 3 लाख के ऊपर जो राशि 30,000 रुपये दी जानी थी वो भी हम सिंगिंग फंड में से यहाँ से निकाल सकते थे सिंगिंग फंड की। तो जो प्रविष्टि हम पहले देख चुके हैं इस तरह से हमने देखा कि ये जो राशि जब प्राप्त की थी तब 3 लाख रुपये प्राप्त हुए थे ये हमें निर्गमन की प्रविष्टि थी और 3 लाख जब हमने भुगतान कर दिया है तो डिबेंचर टू बैंक के हिसाब से हमने इनका शोधन कर दिया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय सिंगिंग फंड मेथड और डिबेंचर रिडेम्पशन फंड मेथड। In next video we'll see how the treatment of own debentures are done. What precautions you have to take into consideration while redeeming own debentures redeeming debentures with the help of own debentures. Thank you so much.